हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और पेपर देने वाले हो तो उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेक्शन सी, और सेक्शन सी इंग्लिश के पेपर में 25 नंबर का आता है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं 25 में 25 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। बस इस टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना। जितना प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, पूरे सेक्शन सी के जितने प्रश्न बनते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से 25 में 25 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेक्शन सी वाला। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को सेक्शन सी के लिए। इसका पीडीएफ मैं तुरंत दे देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ इसका चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा एक टेलीग्राम चैनल का। लिंक पे क्लिक करेंगे, चैनल खुल के चला आएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन हो लीजिएगा। वहां पे मैं पीडीएफ फ्री में देता हूं। और सेक्शन सी अच्छे से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और आज की ही इस वीडियो से आप लोगों का 25 में 25 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया सेक्शन सी वाला। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हर एक प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपको। पहला प्रश्न यह है कि द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी इज। अब यहाँ पे सिनोनिम्स दे दिया। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी आप कह सकते हो। मैं लिख देता हूं आप लोगों को एक एक वर्ड आपको अच्छे तरीके से। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द इसको आप कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, या इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बिल्कुल इसका हिंदी एक एक वर्ड में बनाता बताता चलूंगा आप लोगों को, कि ताकि हिंदी भी आप लोगों को इसका समझ में आए। एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा। तो सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। बोला है कि द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ लिया। अब कंट्रोवर्सी मतलब मालूम होना चाहिए आपको क्या होता है। तो कंट्रोवर्सी मतलब होता है जैसे तर्क आप कह सकते हो। कंट्रोवर्सी आप देखते हो, तर्क वितर्क कह सकते हो। क्या होता है? तर्क और वितर्क होता है कंट्रोवर्सी मतलब। अब यहां पे बताना कि कंट्रोवर्सी का सिनोनिम्स इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा। क्या फाइट होगा, एग्रीमेंट होगा, कि डिस्प्यूट होगा, कि रेजुलेशन होगा। अब यहां पे आप लोगों को हर एक वर्ड की मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, हिंदी मीनिंग। जैसे फाइट, फाइट मतलब क्या होता है? तो फाइट मतलब आपको मालूम है कि लड़ाई या झगड़ा होता है। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ाई होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? तो एग्रीमेंट मतलब सहमति। क्या होता है? सहमति होता है। मैं लिख देता हूं, क्या होता है? सहमति होता है। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब बहस करना। ठीक है, क्या होता है? बहस। तो यहां लिख देता हूं बहस। इसके बाद होता है रेजुलेशन। रेजुलेशन मतलब होता है संकल्प। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संकल्प होता है, संकल्प। तो आप बताइए, अब आपको मालूम चल गया तुरंत होगा कि कंट्रोवर्सी का क्या होगा सिनोनिम्स। कंट्रोवर्सी में तर्क वितर्क करना या बहस करना। तो डिस्प्यूट, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डिस्प्यूट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह जब हिंदी मीनिंग आपको मालूम रहेगा तो पूरा का पूरा आप आंसर दे पाओगे। आप जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा कंट्रोवर्सी का, तुरंत आंख बंद करके आप डिस्प्यूट पे ऑप्शन क्लिक करके चले आओगे। 2 नंबर आपका हो गया यहाँ पे फिक्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी 2 मार्क्स के लिए ही होता है। क्या है? द एंटोनिम्स ऑफ वेनम। अब एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? तो एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम। क्या होता है? विलोम कहिए या इसको उल्टा कहिए। ठीक है, विलोम शब्द होता है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। और वेनम, वेनम मतलब क्या होता है? तो वेनम मतलब जहर। क्या होता है? जहर। अब यहां से पूछा है कि जहर का विलोम शब्द क्या होता है, तो इनकी मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे यहां दिया एंटीटोड। तो एंटीटोड मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? विषनाशक। क्या होता है? विषनाशक होता है, विषनाशक। इसी तरह दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? प्रतिबिंबित करना। प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंब जानते हो ना? तो प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित करना, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें यहां पे तीसरा, ग्लूमी मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब उदास। ग्लूमी मतलब क्या होता है? उदास होता है। और रीस्टोर मतलब क्या होता है? पुनर्स्थापित करना, पुनः स्थापित करना। अब मेरे पास जो सबकी मीनिंग मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आप खुद बताएंगे कि एंटोनिम्स ऑफ वेनम के क्या होता है। वेनम मतलब जहर, तो जहर का उल्टा क्या होगा? विषनाशक। ठीक है, मतलब एंटीडोट होगा। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह पढ़ोगे, सारे मीनिंग आपको मालूम रहेगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, तुरंत इसका आंसर आप बता पाओगे।
तीसरा देखिए क्या है, तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे, बोला है कि अ मैन, क्या बोला है, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। ठीक है, तो अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक है, वन वर्ड्स दे दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह न हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे। तो भाई जिसका विवाह न हुआ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए लवर, लवर मतलब क्या होता है, प्रेमी, क्या उसको हम प्रेमी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट मतलब होता है पागल या दिवालिया, पागल कहेंगे उसको, पागल कहिए, या दिवालिया कहा जाता है इसको, दिवालिया, दिवालिया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन दिखा देता हूं, बैचलर, उसको क्या कहेंगे, बैचलर कहेंगे, बैचलर मतलब होता है कुंवारा, क्या होता है, कुंवारा होता है। और चौथा है आपका यहाँ पे स्प्रिंस्टर, स्प्रिंस्टर मतलब होता है कुंवारी, क्या होता है, कुंवारी होता है। अब आप खुद बताएंगे कि कह रहा है कि अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह न हुआ हो। तो यहाँ पे अ मैन दिया है, मैन मतलब व्यक्ति होता है। तो जब व्यक्ति दिए दिया है मेरे प्यारों, तो जिनकी शादी नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, बैचलर कहते हैं, कुंवारा कहते हैं। अगर मैन दे के ना, अगर यहाँ पे वुमेन पूछ देता है कि अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, ठीक है, तो औरत अगर पूछ देता है, तो औरत अगर यहाँ रहता है तो इंस्पिरेटर हो जाता है, क्या हो जाता है, इंस्पिरेटर हो जाता है, कुंवारी हो जाता है। तो यहाँ पे अमैन दिया है तो इसलिए बैचलर होगा, कुंवारा होगा। समझ में आ गया, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है कि किथ एंड किन, कह रहा है कि किथ एंड किन मतलब क्या होता है, आइडियम फ्रेजेस पूछ दिया आपको, ये भी 2 नंबर के लिए होता है। तो किथ एंड किन मतलब क्या होता है, सगे और संबंधित। किथ मतलब क्या होता है, सगे, ठीक है, एंड मतलब और, किन मतलब संबंधित। तो सगे और संबंधित बताना है कि सगे और संबंधित किस माने होला। ठीक है, तो देखते हैं किस माने क्या होता है। तो पहले एक एक ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ बोला है यहाँ पे बर्थ पेरेंट्स, ठीक है, बर्थ पेरेंट मतलब होता है कि जन्म देने वाले माता पिता। तो यहाँ लिखेंगे जन्म देने वाले माता पिता। देखिए जब मीनिंग आपको मालूम रहेगा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जब ये पेपर में प्रश्न आएगा तुरंत इसका जवाब दे दोगे। जन्म देने वाले माता पिता होते हैं। फेक फ्रेंड मतलब क्या होता है, फेक मतलब नकली, फ्रेंड मतलब दोस्त, नकली दोस्त। फेक फ्रेंड मतलब क्या होता है, नकली दोस्त। यहां पर दिया है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब सिर्फ क्या होगा, दोस्त। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब सगे संबंधित, रिलेटिव मतलब क्या होता है, सगे संबंधित होता है। अब तो आपको मालूम ही चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, किथ एंड किन मतलब सगे संबंधित होता है, इधर रिलेटिव मतलब होता है, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, देखिए कितना सिंपल है। चलिए ये भी प्रश्न मैंने करके आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। चलिए अगला देखिए, 5वां प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। कह रहा है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, कह रहा है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, माता पिता नहीं, पिता कहिए, क्योंकि पेरेंट्स होता तब तो माता पिता होता है, पिता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए। बोला है यहाँ पे कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन इरर, कह रहा है कि इस सेंटेंस में बताइए कि कहाँ पे इरर है। ठीक है, शुड में है कि हिज में है कि नॉट में है कि वंस में है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात तो फिक्स यहाँ पे है कि बोला है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। वन मतलब क्या होता है, तो वन यहाँ पे प्रयोग जो किया गया है वो सभी के लिए किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या किसी को भी अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वन है, तो मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट वन है तो यहाँ पे हिज नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहीं पे सब्जेक्ट अगर ही रहता तो यहाँ पे तुरंत हम लोग क्या कर देते मेरे प्यारे बच्चों, हीज कर देते। अगर यही सब्जेक्ट अगर हमारा सी रहता तो हम तुरंत यहाँ पे क्या कर देते मेरे प्यारे बच्चों, हर कह देते। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। क्लियर है, तो इरर कहाँ पे है, हिज पे है। ठीक है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हिज नहीं होना चाहिए, वंस होना चाहिए। क्लियर है, चलिए सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा में बोला है पहला कि चेंज एनीवन,
ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि चेंज करना आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, दो दिया है, दो में से किसी एक को ही चेंज करना है। यह नहीं कि दोनों करना है, मैं दोनों बताऊंगा लेकिन एग्जाम में आप दोनों में से कोई एक ही करना है। दोनों कर दोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। क्या है? देखिए पहला प्रश्न बोला कि माई ब्रदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। मतलब माई ब्रदर सेड मतलब मेरे भाई ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इसको चेंज करेंगे, देखिए क्या नियम होता है। बोला है कि माई ब्रदर सेड, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। तो अब बताइए कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो जब मेरे प्यारों जो प्रे की बात आती है, दुआ की बात आती है, अब मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, दुआ ही तो कर रहा है। जब दुआ किया जाता है तो सेड की जगह पे हम लोग प्रे का इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर का इस्तेमाल। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए माई ब्रदर्स, तो माई ब्रदर्स से तो पहले माई ब्रदर्स हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, ठीक है। सेड की जगह हम लोग प्रेड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे दुआ की बात आ रहा है, क्या लगेंगे, प्रेड, ठीक है। इसके बाद कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे बोला है क्या कि मे यू लिव लॉन्ग, क्या बोला है, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्ट है नहीं। इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब में मेरे प्यारों जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो यू यहाँ पे आया है तो यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, कि ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे तो ही का प्रयोग करेंगे। तो माई ब्रदर्स प्रेयर्ड दैट ही, ठीक है, ही। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, मे है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, क्या हो जाएगा, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। तो ही माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, हो गया चेंज। क्लियर है, सब समझ में आ गया आप लोगों को डिटेल में। चलिए इसी तरह दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है कि द टीचर सेड टू मी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कह रहा है कि अध्यापक ने मुझसे कहा कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो चलिए इसको कैसे चेंज करेंगे। तो मेरे प्यारों को एक चीज और बता देता हूं, जैसे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप लोगों की कहावत वाली चीजें आ जाए, मुहावरा वाली चीज आ जाए, या सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा के लिए सत्य मानी जाती है, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, जो मतलब लगे कि 100% ये बात सत्य होती है, उसे सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है। या कोई कहावत आ गया, कोई मुहावरा आ गया, तो इस तरह के सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, बस उसको पूरा का पूरा उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे कैसे शुरू में लिखेंगे, पहले बोला कि द टीचर सेड टू मी, तो द टीचर है तो यहां से हम लोग पहले द टीचर उतार लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द टीचर। अब यहां सेड टू को चेंज कर देंगे, सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, फिर मी है ऑब्जेक्ट तो मी उतार देंगे। तो द टीचर टोल्ड मी। अब कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे उतार देंगे। होनेस्टी है तो होनेस्टी उतार देंगे, फिर इज द बेस्ट पॉलिसी तो इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे दिया है वैसे उतार के फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारों जो आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। अगला क्या है, इसमें से दूसरा प्रश्न, ये भी 2 नंबर के लिए है। कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। कह रहा है कि जो ब्रैकेट में दिया उसके अनुसार चेंज कीजिए, या तो पहला वाला या तो बी वाला, या तो ए और बी, दोनों में से कोई एक ही करना है। हालांकि मैं यहाँ पे दोनों बताऊंगा लेकिन आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। देखिए यहां बोला है ए वाला कि आई वेंट टू आगरा। क्या बोला है कि आई वेंट टू आगरा, आई मेट माई फ्रेंड देयर। कह रहा है कि मैं आगरा गया और मैं वहां अपने दोस्त से मिला, ठीक है। इसे चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। किसमें चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए कह रहा है कि आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, फिर आई मेट माई फ्रेंड देयर, मैं वहां अपने मित्र से मिला। तो यहाँ पे जब कंपाउंड सेंटेंस करेंगे तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, आई है तो आप लिखेंगे आई, आई की बाद लिखेंगे वेंट, वेंट के बाद टू, फिर आगरा, आगरा, यहाँ ए छोटा नहीं रहेगा, आगरा हो गया। आई वेंट टू आगरा,
ठीक है। इसके बाद यहाँ जो फुल स्टॉप है यहाँ पे लिखेंगे एंड। एंड के बाद जो आई है उसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक बार आई आपने लिख दिया तो फिर से पुनः आई लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में एक बार ही सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद उसको हटा दीजिए। तो आई वेंट टू आगरा एंड, ठीक है, एंड मेट माई फ्रेंड देयर। तो यहां लिख देंगे मेट माई फ्रेंड देयर, फ्रेंड देयर, फिर फुल स्टॉप, हो गया। तो आई वेंट टू आगरा एंड मेट माई फ्रेंड देयर, बस दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बी वाला क्या है। कह रहा है कि आई मेट अ गर्ल सी वॉज वेरी क्लेवर। कह रहा कि मैं एक लड़की से मिला, वो बहुत क्या थी, चालाक थी। इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या है कि आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, सी वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक थी। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे तो हम लोग क्या सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे कि मैं एक बहुत चालाक लड़की से मिला, यही तो लिखेंगे। तो कैसे इसको चेंज करेंगे देखिए उसको। तो लिखेंगे हम लोग आई मेट, क्या लिखेंगे, आई मेट अ वेरी क्लेवर गर्ल, वेरी क्लेवर गर्ल, बस बात खत्म। आई मेट अ वेरी क्लेवर गर्ल, मैं मिला बहुत चालाक लड़की से, मैं बहुत चालाक लड़की से मिला, बस हो गया सिंपल सेंटेंस में चेंज। हो गए 2 मार्क्स आपके क्लियर। तो इतने सिंपल सिंपल है ना कि बिल्कुल आप करके चले आओगे, एग्जाम में भूलोगे ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है तीसरा वाला, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। बोला है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड, ब्रैकेट में जो दिया गया उसके अनुसार चेंज कीजिए। दोनों में से कोई एक ही करना है, 2 मार्क्स का है। या तो आप ए वाला कीजिए या तो बी वाला कीजिए, मैं दोनों बताऊंगा, आप एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करके आइएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, बोला है कि आई हैव टेकन फूड, बोला इसे पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सिंपल देखिए, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस क्या कहता है कि इसके दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फूड, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यह ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो सबसे पहले लिखेंगे फूड, क्या लिखेंगे, फूड लिखेंगे। अब यहाँ फूड आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हैज लगाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे फूड हैज। ठीक है, इसके बाद बीन लगाया जाता है, बीन लगाओगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टेकन ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेकन के बाद लगाते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आई सब्जेक्ट है, आई जब ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी। तो फूड हैज बीन टेकन बाई मी, चेंज हो गया, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। कह रहा है कि नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। कह रहा अन्य कोई फूल इतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब का फूल है, अन्य कोई इतना सुंदर फूल नहीं जितना कि गुलाब। ठीक है, इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग सिंपल कैसे इसको चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो लिखेंगे हम लोग कि द रोज, क्या लिखेंगे कि द रोज, क्योंकि यहाँ पे रोज क्या है, सब्जेक्ट का काम करेगा। लिखेंगे द रोज इज द स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट फ्लावर, बस इतना ही लिखेंगे। अब आप कहोगे सर इतना क्यों, ऐसे क्यों लिखा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि देखिए सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ईएसटी जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ईएसटी या एसटी जुड़ेगा, ये बात याद रखना। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि उसको एक सिंपल सेंटेंस में लिख दो। अब यहाँ बोला कि नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, मतलब अन्य कोई फूल इतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब। इसको मैंने सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ लिख दिया कि द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, गुलाब जो है सबसे क्या है, सुंदर फूल है, एक ही शब्द में मैंने लिख दिया। और सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे मैंने ईएसटी लगा दिया स्वीटेस्ट में, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए चौथा, चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला है कि करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब 2 सेंटेंस दिया, दोनों सेंटेंस में करेक्ट करके हमको लिखना है। तो यहाँ पे ए वाला है कि फिजिक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। कह रहा है कि फिजिक्स जो है हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिक्स जो है हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें कहाँ पे मिस्टेक है ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम है कि ये फिजिक्स दिया हुआ है, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम होता है। किसी भी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और यहाँ पे सिविक्स, तो जिसमें सब्जेक्ट वाले नाम है जिसमें यस जुड़ा है, तो ये मत सोचिएगा कि यस जुड़ा है तो यह प्लूरल हो जाएगा, नहीं। फिजिक्स जो सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट के नाम वो सिंगुलर होते हैं। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे वर्ब
आर ना लगकर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इसको जब हम लोग करेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग आप डालिएगा करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, कि सबसे पहले आप लिखोगे फिजिक्स। फिजिक्स। अब आर की जगह क्या लगाओगे, इज। तो सब्जेक्ट फिजिक्स इज नॉट एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। एवरीवन जो दिया है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। हो गया, करेक्ट हमने लिख दिया उसको। इसी तरह इसको देखिए, बी वाला कह रहा है कि ही हैड रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ही हैड रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र प्राप्त किया। जब उसने कल एक पत्र प्राप्त किया, तो कल प्राप्त किया मतलब बीता हुआ सेंटेंस है। बीता हुआ सेंटेंस मतलब पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में मेरे प्यारे बच्चों वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म, न कि हैड लगेगा। तो यहाँ पे आप लगाओगे कि ही, फिर इसका रिसीव्ड, तो ही रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। एस्टरडे हो गया, बस चेंज हो गया करेक्ट सेंटेंस में। यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेडिंग क्या रहेगी, पहले करेक्ट। तो दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में करना है, ये नहीं कि दोनों आप बता दिया तो दोनों ही करके चले आओगे, नहीं, दोनों में से कोई एक ही करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, होमोफोन्स है। ठीक है, होमोफोन्स मतलब होता है मेरे प्यार बच्चों कि एक ही उच्चारण जैसे, एक ही उच्चारण, जैसे यह बेल है, ये भी बेल ही पढ़ा जाएगा, लेकिन मीनिंग दोनों की अलग अलग होंगी। तो दोनों की मीनिंग अलग अलग होंगी, तो दोनों पे एक एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ए वाला बी, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। मैं दोनों बताऊंगा। जैसे देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे यह बेल दिया है, ये भी बेल ही है। तो इस बेल मतलब होता है क्या, गठरी। इस बेल मतलब क्या होता है, गठरी होता है। और इस बेल मतलब होता है जमानत। क्या होता है, जमानत होता है। तो देखो, दोनों का सेंस एक ही है, उच्चारण बेल बेल, लेकिन मीनिंग अलग है, गठरी और जमानत। तो दोनों को अलग अलग एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे बेल। अब यहाँ पे कोई एक सेंटेंस अपने मन से बनाना पड़ेगा आपको जिसमें बेल हो। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख दूंगा कि he was carrying a bale of cotton। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ही वॉज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन, मतलब वह रुई का एक गठरी ले जा रहा था। आप कुछ भी लिख जा सकते हो यहाँ पे, पास्ट न करके प्रेजेंट कर सकते हो। सोहन मोहन कुछ भी आप सेंटेंस लिख दो, बस बेल होना चाहिए उसमें। तो मैंने लिख दिया कि ही वॉज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन, वो रुई का एक गठरी ले जा रहा था। तो बस हो गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल बेल का देना पड़ेगा, इस बेल का, BAILE। तो इस बिल मतलब वो क्या होता है, ई नहीं होता है। इस बिल मतलब क्या होता है, जमानत। अब इस पे कोई एग्जांपल आपको सेट करना है, तो मैं सेट कर देता हूं। जैसे मैं एक महेश का नाम ले लेता हूं, मैं जैसे मैं लिख दूं कि रिलीज्ड महेश वाज रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि महेश को बेल पे जमानत मिली। ठीक है, तो यहाँ बेल जो है जमानत का काम करने लगा। बस यही दो सेंटेंस आपको लिखने हैं। क्लियर है। चलिए, इसी तरह यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो दोनों में से एक ही करना है, लेकिन दोनों बता रहा हूँ। जैसे फ्लोर फ्लोर, तो इस फ्लोर मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस फ्लोर मतलब क्या होता है, दोनों के मीनिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इस फ्लोर मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लो। इस फ्लोर मतलब क्या होता है, जैसे आटा। इस फ्लोर में तो क्या होता है, आटा। इस फ्लोर मतलब फर्श होता है, आपको भी मालूम है। अब दोनों के कोई ना कोई एक सेंटेंस आप बना के लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ इस फ्लोर की, आटा वाले की। तो कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखो जिसमें आटा का जिक्र किया गया हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्राइस, क्या लिख दूंगा कि प्राइस ऑफ फ्लोर, प्राइस ऑफ फ्लोर इज गोइंग अप डे बाई डे। डे बाई डे, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आटे का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आटे का दाम, प्राइस ऑफ फ्लोर, आटे का दाम इज गोइंग अप डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बस हो गया यहाँ पे, बस फ्लोर का जिक्र होना चाहिए। इसी तरह इस फ्लोर का भी हमें एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, फर्श वाले का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं कि आई वांट फर्स्ट फ्लोर। आई वांट फर्स्ट फ्लोर मतलब मुझे फर्स्ट फ्लोर चाहिए। तो ये भी एग्जाम्पल सही है, हमने बना दिया, मुझे एक फर्स्ट फ्लोर चाहिए, या मैं फर्स्ट फ्लोर चाहता हूं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आपको सब एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यार, जो अगला जो है तीसरा प्रश्न है, अब ये ट्रांसलेशन आ गया। इसमें मेरे प्यारो ट्रांसलेशन में क्या है, जैसे बोला कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांसलेट जब भी आपको इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले दो चीज मालूम होना चाहिए। पहली चीज ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे एक बार मतलब क्या होता है, चोर किस मतलब होता है, हाउस मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे घर की मीनिंग हाउस होती है, घुसना का क्या मतलब होता है, ये सब मीनिंग याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इसका टेंस मालूम होना चाहिए। टेंस मालूम के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए, तब जाके इसको कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस किए रहोगे, जितना टेंस के बारे में नॉलेजमेंट रहेगा, मीनिंग याद रहेगी, तभी आप इसको कर पाओगे। जैसे मैं कुछ लाइन करके आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे मैंने बोला कि एक बार एक चोर घर में घुस गया। तो आप देखिए, एक बार एक चोर घर में क्या हुआ, घुस गया। अब यहाँ पे आपको इसमें सब्जेक्ट छाटना है। तो सब्जेक्ट क्या है, तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे एक चोर। अब एक चोर जो सब्जेक्ट है, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखोगे। तो आप लिखोगे अ थीफ, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। तो आपने लिख दिया अ थीफ, एक चोर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि एक बार एक चोर घर में घुस गया। अब घर में घुस गया मतलब टेंस कौन सा है, तो घुस गया मतलब पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म। ये सब मालूम होना चाहिए तभी कर पाओगे। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब घुसना, घुसना मतलब इंटर कर गया। तो इंटर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, इंटर्ड होता है। तो अ थीप इंटर्ड, तो यहाँ पे इंटर्ड सेकेंड फॉर्म डालोगे, ठीक है। इंटर्ड कहाँ, तो घर में। तो घर में मतलब इन द हाउस, इन द हाउस। फिर बोला है एक बार, एक बार मतलब होता है वंस। क्या होता है, वंस मतलब एक बार। कभी कभी आप इस वंस को आगे लिख सकते हो, जब एक बार कभी बात आ जाए तो उसको आगे भी लिख सकते हो। आप यहाँ वंस को आगे भी कर सकते हो कि वंस अ थीफ एंटर्ड इन द हाउस, एक बार एक चोर घर में घुस गया, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस बन गया, या इस तरह भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फुल स्टॉप लगाओगे, फिर अगला सेंटेंस आप पढ़ोगे, फिर उसको लिखो। जैसे बोला है कि उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। तो मतलब कि उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, तो उसे के लिए आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट ही। क्या लगाओगे, ही। अब क्या है कि मिला, मिला मतलब पाया या मिला उसको। तो पाना क्या होता है, फाउंड। तो आप लिखोगे कि ही फाउंड, ही फाउंड क्या मिला, एक कुत्ता, एक कुत्ता मतलब और डॉग, ठीक है। कहा मिला, उसे आंगन में, आंगन में मिला। तो आंगन का क्या मतलब होता है कि इन मतलब होता है में, आंगन मतलब होता है कोर्टयार्ड, ठीक है। तो COURTYARD, कोर्टयार्ड होता है, ठीक है, कोर्टयार्ड, आंगन में। तो ही फाउंड अ डॉग इन द कोर्टयार्ड, मतलब उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। फिर आगे पढ़ोगे कि जो बड़ा स्वामी भक्त था, जो बड़ा स्वामी भक्त था, मतलब आप लिखोगे कि हु वाज वेरी, हु वाज वेरी लॉयल। लॉयल मतलब होता है स्वामी भक्त, तो आप लॉयल लिखोगे, हु वाज वेरी लॉयल, ठीक है। इसी तरह एक एक सेंटेंस पढ़ते जाओगे, उसकी मीनिंग लिखते जाओगे, तब जाके आप लोगों का ये पूरा होगा। फिर अगला है कि कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, ठीक है। तो कुत्ते को चुप करने के लिए मतलब टू साइलेंस, क्या हो जाएगा, टू साइलेंस मतलब उसको चुप कराने के लिए, टू साइलेंस किसको, द डॉग, कुत्ते को। कुत्ते को साइलेंस कराने के लिए चोर ने फेंका। तो चोर मतलब थीफ, फेंकना का हो जाएगा थ्रू। तो ये सभी स्पेलिंग मालूम होना चाहिए। थ्रू वर्ब का थर्ड सेकंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो थ्रू क्या फेंका, तो गोश्त का एक टुकड़ा ना, तो अ पीस ऑफ, आप लिखोगे अ पीस ऑफ मीट, अ पीस ऑफ मीट। मीट मतलब होता है गोश्त का एक टुकड़ा फेंका, ठीक है। उसकी ओर, उसकी ओर का मतलब होता है कि टू वर्ड, ठीक है। क्या होता है, टू वर्ड, ये डब्ल्यू है, टू वर्ड, उसकी ओर फेंका। फिर क्या है कि यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा कि तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, ठीक है। तो अब कुत्ते ने कहा, तो कुत्ते का क्या हो जाएगा, द डॉग, मतलब कुत्ते ने कहा, मतलब डॉग सेड टू किससे कहा, चोर से कहा, तो थीप। तो मतलब इसी तरह आपको बना के लिखना है। मैं कितना लिखूं, आपको बता रहा हूं तरीका, कि आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसका टेंस मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अरेंज करके लिखना पड़ेगा। इस तरह बना बना के ये बढ़िया से लिख दोगे तो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, बिल्कुल आप लोग को नंबर दे दिए जाएंगे। और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए आता है।
कितने नंबर के 5 मार्क्स के लिए आता है ट्रांसलेशन, याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ टेंस वगैरह अच्छे से यूजेज वगैरह पढ़ लीजिएगा, प्रयोग। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया मेरे प्यारों। जो आज वीडियो में मैंने आप लोगों को 25 नंबर के सारे क्वेश्चन करा दिए, इतना अगर तैयार है तो 25 नंबर बिल्कुल करने लायक हो, आप जाके 25 नंबर के करके चले आओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।